नॉर्मल इंसान की तरह वो पैदा होता है 14 मार्च 1879 को। सोचो वो अनएम्प्लॉयड था बेचारा, डिग्री थी पर नौकरी नहीं थी, क्योंकि जो क्लॉक स्पेस में घूमने गई थी उसका टाइम पीछे रह जाएगा। 1921 में उसे मिला नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। एक चैलेंज देता हूं, अपने आसपास 10 लोगों को जाकर के बोलना कि जीनियस वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है। हाँ, सबके दिमाग में एक ही इंसान का चेहरा आएगा एंड दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब जीनियस वर्ड सुनते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन की याद आती है। बट आज की वीडियो में हम उसे साइंटिस्ट नहीं बल्कि इंसान की तरह देखेंगे। हमेशा हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं वो पढ़े हैं, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन को एज अ ह्यूमन और चलो समझते हैं कि वो कैसे थे। एक ऐसा लड़का जो बचपन में बोलता भी नहीं था, जिसे लोग बोरिंग समझते थे, और फिजिक्स की दुनिया में कैसे सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। आओ समझते हैं। एनसीईआरटी की एक भी लाइन मिस नहीं होगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन हाईलाइट करते रहेंगे। साथ ही साथ मूवी लाइक एनिमेशन की तरह इसे हम देखने वाले हैं, तो बिल्कुल बोर नहीं होगे। एंड तक देखना और मूवी खत्म होने के बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में, जहां तुम्हें पढ़ लक्ष्य ऐप की लिंक मिलेगी, जिसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट है। पूरा पेपर वहीं से बनेगा। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इस स्टोरी का नाम है। आज शुरू करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। मतलब ऑफ कोर्स एक नॉर्मल इंसान की तरह वो पैदा होता है 14 मार्च 1879 को एक जर्मन सिटी में जिसका नाम था उल्म, ULM। अब बचपन में थोड़ी किसी को पता होता है कि आगे चल के इतना ग्रेट बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। To her, his head seemed much too large। उसकी माँ को लगता था ना कि ये बच्चा थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसका सिर बाकी बच्चों से बहुत बड़ा था। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, और बचपन में लोग इसे बोलते थे फ्रीक। गधा है क्या, बेवकूफ है क्या, इतनी बड़ी खोपड़ी लेके कौन घूमता है। हो सकता है तुम्हें भी आज कोई ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता हो, बट यू नेवर नो, क्या पता तुम भी आगे चल के कुछ बहुत ही सुपरस्टार बन जाओ। एट द एज ऑफ 2.5, यानी जब वो सिर्फ 2.5 साल का था, तब एल्बर्ट ने एक शब्द तक नहीं बोला। लोगों को जल्दी बोलने लग जाना चाहिए बच्चों को उस उम्र में, बट 2.5 साल तक एल्बर्ट ने एक भी वर्ड नहीं बोल पाया, और जब बोला तो हर बात 2 बार बोलने लग गया, मतलब रिपीट करने लग गया। इसलिए बाकी बच्चे उसको ब्रदर बोरिंग बुलाते थे कि भाई तू तो बोरिंग ही है। वो अकेला रहने लग गया, मैकेनिकल टॉयज से खेलने लग गया। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, वो पीने वाला नहीं, माजा, MAZA, ही सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। मतलब इतना मैकेनिकल दिमाग था कि अपनी बहन को भी टॉय समझ लिया। बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो मेरी प्यारी सी नई बहन इस दुनिया में आई है ठीक है, बट इसके पहिए कहाँ हैं, इसके व्हील्स कहाँ हैं। सोचो, उसने बचपन में ही इतना मैकेनिकल दिमाग डेवलप कर लिया था। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। मतलब उसके प्रिंसिपल ने साफ साफ कह दिया था उसके फादर से कि तुम्हारा जो ये बच्चा है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सोचो, जिस इंसान को दुनिया जीनियस बोलती है, उसे बचपन में लोग ऐसा बोलते हैं। इंडिकेशन मिल रहा होगा तुम्हारी तरफ ना, तुम्हें भी ऐसा ही बोलते हैं क्लास में। ठीक है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वापस आओ स्टोरी पे। कभी किसी टीचर ने बोला था ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, और आज देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन कितना बड़ा जीनियस है। आइंस्टाइन को वायलिन बजाना बहुत पसंद था, यानी जैसे आज तुम शाहरुख खान की तरह गिटार बजाना चाहते हो, तो आइंस्टाइन वायलिन बजाता था। ही began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to do। मतलब उसकी मम्मी चाहती थी, इसलिए वो 6 साल की उम्र से वायलिन बजाना सीख गया, और बाद में वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बन गया, यानी बहुत अच्छा बजाने लग गया। He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old। यानी वो एक म्यूनिच नाम की जगह पर हाई स्कूल में जाता है, जहां पर आइंस्टाइन की फैमिली ऑलरेडी पहले से ही शिफ्ट हो चुकी थी, जब आइंस्टाइन सिर्फ 15 मंथ्स का ही बच्चा छोटा सा था। और आइंस्टाइन को उसके स्कूल की रेजिमेंटेशन यानी स्ट्रिक्ट रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जैसे तुम्हें नहीं पसंद है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। मतलब 15 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने बचपन में ही स्कूल को छोड़ दिया, क्योंकि उसे वहां पर घुटन महसूस होती थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बट तुम ये ट्राई मत करना, वरना पापा तुम्हें घुटन महसूस करवा देंगे सच में। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, वो जगह का नाम है मिलान, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, यानी पेरेंट्स मिलान चले गए थे और आइंस्टाइन अकेला रह गया था। कहां पर? रिलेटिव्स के साथ उसको छोड़ दिया गया था। बाद में उसने स्विट्जरलैंड जाने का तय किया, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट ज्यादा लिबरल था, ओपन माइंडेड लोग थे, फ्रीडम था और काफी अच्छे टीचर्स थे।
अब भाई यहाँ से आइंस्टाइन की जिंदगी में आती है एक अलग कहानी, एक अलग मोड़। नहीं, भाई का कमबैक नहीं हुआ है, साइंस वाली कहानी नहीं है, ये है लव स्टोरी, दिल की कहानी। ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में जब आइंस्टाइन पढ़ रहे थे, वहां उनकी मुलाकात हुई एक लड़की से, मिलेवा मैरिक। He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक, whom he found to be clever creature। यानी यहाँ पर मिलेवा मैरिक से थोड़ा प्यार हो जाता है, और जो वो लड़की थी उसको आइंस्टाइन एक समझदार, एक चतुर व्यक्ति लगता था, बिल्कुल चतुर, 3 इडियट्स वाले जैसा। मतलब आइंस्टाइन को पहली बार किसी में इंटरेस्ट हुआ, पर रीजन लुक्स नहीं था जो तुम्हें आज लगता है ना जब तुम रील्स पे लड़कियां देखते हो। उसका रीजन लुक्स नहीं था बेटा, उसका रीजन था दिमाग। मतलब मिलेवा सर्बिया से आई थी और यूरोप की उन कुछ रेयर लड़कियों में से थी जिन्होंने उस टाइम साइंस की डिग्री ली थी, तो वो इसलिए इंटरेस्टेड हुआ कि वाह यार, ये लड़की के पास साइंस की डिग्री है। आइंस्टाइन को लगा कि आखिरकार उसे कोई तो मिला जो दुनिया को उसी नजर से देखता है जैसे वो देखता है, क्योंकि आइंस्टाइन भी तो बुक्स, फॉर्मूलाज, गैलेक्सीज, इन सब में इंटरेस्टेड होता था, तो इसीलिए उसको उस लड़की में भी इंटरेस्ट आ गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइलेंस विद टेंडरनेस। मतलब उन्होंने एक दूसरे को लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। नहीं, कबूतर से नहीं पहुंचाया, बस लेटर लिख रहे थे, ज्यादा बॉलीवुड में जाओ, ठीक है, वापस आओ। उन लोगों के बीच तुम्हारा वाला प्यार नहीं था, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आई मिस यू, आई किस यू, ऐसा नहीं था बेटा। वहां पर प्यार था फिजिक्स का, थ्योरीज का और फॉर्मूलेस का। मतलब हर फॉर्मूले के बीच छिपा था उनका प्यार। सोचो भाई, आइंस्टाइन लेटर में लिखता था, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ इक्वेशंस नहीं, एनर्जी और अट्रैक्शन दोनों साथ में आ जाते हैं। क्या बकर? मतलब वो भी अपने प्यार का इजहार साइंटिफिक लॉजिक में एक्सप्लेन करता था। एक लेटर में तो उसने ये तक लिख दिया, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मतलब कि वो दोनों बहुत खुश और प्राउड होंगे जब वो लोग अपना जो प्रोजेक्ट है रिलेटिविटी के ऊपर, उसके कंक्लूजन पे यानी उसके कंप्लीशन पे आ जाएंगे। मतलब रिलेशनशिप ऐसे होना चाहिए जहां डिस्ट्रैक्शन नहीं, इंस्टेड और काम पे फोकस करने लग जाओ दोनों लोग। मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। आइंस्टाइन अक्सर बोलता था, साइंस एंड लव बोथ नीड इमेजिनेशन बट लव नीड्स अ लिटिल मोर पेशेंस। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 ईयर, सिर्फ 21 साल का था, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। सोचो, वो अनएम्प्लॉयड था बेचारा, डिग्री थी पर नौकरी नहीं थी। ही सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। मतलब 1902 में जब वो 23 ईयर्स ओल्ड हुआ, तब उसको टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई एक पेटेंट ऑफिस में। यानी उसका काम था दूसरों के इन्वेंशंस को चेक करना, पर सीक्रेटली अपने थ्योरीज भी सोचता रहता था। काम तो चलो चलता रहेगा, अपनी भी थ्योरी में व्यस्त रहता था, दिन भर बिजी रहता था। He called his desk drawer the Bureau of Theoretical Physics। मतलब उसकी एक्चुअल लैब वही डेस्क थी। उसने कहा कि जो उसका डेस्क ड्रॉअर था, वहीं से उसने फिजिक्स की तरफ अपनी जो थ्योरेटिकल इंटरेस्ट था वो शुरू किया, वहीं से अपनी पढ़ाई और वहीं से अपना इंटरेस्ट आगे परस्यू किया। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। मतलब भाई आइंस्टाइन ने बोला, टाइम और डिस्टेंस सबके लिए सेम नहीं होते, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से मूव कर रहे हो। अब सोचो, इससे पहले न्यूटन के टाइम में लोग मानते थे कि टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है, पर 1 सेकंड सबके लिए 1 ही सेकंड होता है। पर आइंस्टाइन ने कहा, नहीं भाई, अगर 2 लोग अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो उनके लिए टाइम अलग अलग महसूस होगा। उनके लिए 1 सेकंड 1 ही सेकंड नहीं माना जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए एनसीईआरटी देता है एक एग्जांपल। इंडीड, 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। मतलब सोचो, तुम्हारे पास 2 एकदम एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, यानी बिल्कुल सही क्लॉक हैं जो गलत टाइम नहीं दिखाती हैं, हमेशा सही टाइम दिखाती हैं। 2 बिल्कुल सही क्लॉक तुमने ले ली और एक क्लॉक अपने पास रखते हो, दूसरी क्लॉक को स्पेसक्राफ्ट में डालकर लाइट की स्पीड से घूमने के लिए भेज देते हो। जब वो क्लॉक वापस आती है ना, तो दोनों क्लॉक्स एक ही टाइम नहीं दिखाएंगी, क्योंकि जो क्लॉक स्पेस में घूमने गई थी उसका टाइम पीछे रह जाएगा, यानी उसकी 1 सेकंड हमारी 1 सेकंड के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी। यही होता है टाइम डायलेशन। अब सोचो, आइंस्टीन ने ये बात 1905 में ही बोल दी थी, जब लोग घड़ी देखकर टाइम बताते थे, और उसने कह दिया कि टाइम खुद रिलेटिव है, हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब टाइम भी इंसान की तरह हर किसी के लिए अलग अलग बिहेव करता है। और यहीं से आया वो फॉर्मूला जिसे पूरी दुनिया को हिला दिया, E = mc²। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? अरे सुन लो, E एनर्जी है, M मास है और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसका स्क्वायर किया गया है।
स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तुम्हें तो पता ही चला गया होगा, 9th में साइंस तो पढ़ते ही होगे, कमेंट में बताना जरूर। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैटर और एनर्जी एक दूसरे में बदल सकते हैं। मैटर कैन बी एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी मैटर। बोले तो अगर थोड़ा सा मास भी एनर्जी में बदल दे थोड़ा सा मास थोड़ा सा मैटर, तो वो इतनी एनर्जी होगी ना कि वो पूरा शहर रोशन कर दे, पूरे शहर में लाइट लगा दे। इस फॉर्मूले ने फिजिक्स को नया मीनिंग दिया और यहीं से शुरू हुई मॉडर्न साइंस, जिसे आज जेईई एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन कोई कितना भी स्मार्ट हो जाए, कितनी भी थ्योरीज बता दे, माँ तो माँ होती है। और आइंस्टाइन की माँ को भी ये रिश्ता पसंद नहीं था जो उसका वो प्यार चल रहा था कॉलेज वाला, क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि वो लड़की बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ी है तुम्हारे लिए। His mother was against his marriage. She thought Mileva was too old and too intelligent. बहुत शातिर भी हो सकती है वो, इसलिए वो बचा रही थी कि कहीं आइंस्टाइन का भी ड्रम वाला हल ना हो जाए। खत्म। आइंस्टाइन की माँ को मिलेवा पसंद नहीं थी, पर दोनों ने शादी की, 2 बच्चे हुए, पर शादी ज्यादा चली नहीं। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। यानी कई सालों की फाइटिंग के बाद 1919 में डिवोर्स हुआ और उसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। एक तरफ सक्सेस बढ़ रही थी पर पर्सनल लाइफ टूट रही थी। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं आई हैव सीन, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ खास अच्छी चलती नहीं है। In 1915 he published his general theory of relativity. उसने ग्रेविटी को नए तरीके से समझाया। 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ, आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूफ हुई। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. मतलब हेडलाइंस में उसका नाम छा गया और 1921 में उसे मिला Nobel Prize for Physics. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. वो जर्मनी छोड़कर अमेरिका चला गया क्योंकि हिटलर ने ज्यूज पर अत्याचार शुरू कर दिया था, बहुत ही अलग लेवल का, और हमारा आइंस्टीन भी ज्यूज कैटेगरी में ही आता था। बाद में जब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फिजन खोजा, आइंस्टीन डर गया कि नाजी लोग एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, हर टाइम ट्रंप थोड़ी था, उस टाइम पे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे। तो आइंस्टीन ने रोजवेल्ट को लेटर लिखा, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप माइट डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सराउंडिंग टेरिटरी। मतलब उसने वार्न किया था कि अगर ऐसा बॉम्ब बन गया जो एक एटॉमिक बॉम्ब है, वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। पर वो लेटर हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बन गया। अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जाकर के गिरा दिया, जिसके बाद तुम्हें पता है आज भी वहां पर कई सारी डुअलिटीज देखने मिल जाती हैं। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो बहुत दुखी हुआ, खुद को ब्लेम करने लग गया। उसने फिर लिखा यूनाइटेड नेशंस को वर्ल्ड पीस के लिए, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। फिर भी आइंस्टाइन ने अपने फेम को पीस के लिए यूज किया। ही एजिटेटेड फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड कैंपेन्ड फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। मतलब आइंस्टीन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक मैसेंजर ऑफ पीस बन चुका था, क्योंकि जब 1955 में 76 की उम्र में उसकी डेथ हुई तो पूरे वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया एज अ विजनरी, और एक ऐसा इंसान जिसने सिखाया रियल जीनियस वो नहीं जो इक्वेशंस लिखे, बल्कि वो जो अपनी बुद्धि से दुनिया को बेहतर बनाए। सोचो, उसने तो लेटर इसलिए लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि एटॉमिक बॉम्ब ना बनाया जाए वरना इससे बहुत तबाही होगी, और उल्टा अमेरिका ने ही एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। तो भाई यही थी आइंस्टाइन की कहानी, जो एक ऐसा बच्चा था जिसे टीचर बोलते थे कि ये यूजलेस है, कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद है, बट उसने अपने यूजफुल माइंड की मदद से बहुत कुछ कर दिखाया। तुम भी ऐसा ही कर सकते हो, बट उसके पहले क्या कर लो, स्टोरी खत्म हो चुकी है, जाओ पढ़लक्ष्य ऐप पर फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लो। अदरवाइज पढ़लक्ष्य.com पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन दबा दो कि आने वाली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना जा पढ़ ले।